हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की हिस्ट्री का पहला चैप्टर जो आपका है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जनरली बच्चों को समझ में नहीं आता है क्योंकि टेक्स्ट बुक में जिस हिसाब से दी हुई हैं चीज़ें समझ पाना थोड़ी सी मुश्किल तो हो जाती हैं। और जैसा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल्स बंद हैं, तो भाई समझे कैसे। तो उसके लिए हमारे चैनल पे आपसे हिस्ट्री की वीडियोज़ भी आती रहेंगी। तो ये पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, तो इसका मैं समराइज़ करने जा रहा हूँ बहुत शॉर्ट में, एक छोटे से वीडियो में इस पूरे चैप्टर को मैं समराइज़ कर दूंगा। डेफिनेटली अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो अपन देखते हैं भाई भैया नेशनलिज्म होता क्या है, व्हाट इज़ नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म मीन्स द लव फॉर कंट्री, द फीलिंग फॉर कंट्री। मीन्स देश के लिए, आपके लिए देश के लिए प्यार हो, देश प्रेम की भावना जो होती है, देश के लिए फीलिंग हो, दैट इज़ लव फॉर कंट्री। अब हम देखते हैं कैसे ये होता है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो एग्जाम्पल है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था उसे फ्रेंच रेवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, ये हुआ कब था? 1789 में। 1718 ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ईयर्स को नोट करते हुए चलिएगा। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रांस से हुआ था। फ्रांस कहाँ था? यूरोप में। मीन्स यूरोप में एक रेवोल्यूशन हुआ था जो कि फ्रांस में हुआ था, जिसे फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं, और ये हुआ था 1789 में। ठीक है, अब इसका थोड़ा हम देख लेते हैं डेटा क्या रहा इसका, मतलब स्टेप क्या था। ठीक है, तो अब देखते हैं 1789 में आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। रेवोल्यूशन तो काफ़ी अच्छा होता है। रेवोल्यूशन में होता है क्या है कि आपको, मतलब मोनार्की उससे पहले हुआ करती थी, तो मोनार्की को हटा के, यहाँ से मोनार्की को हटा दिया गया था और डेमोक्रेसी को ला दिया गया था। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। ठीक है, और उसके पहले क्या था? मोनार्की में क्या था? जैसे कि आप लोग अभी भी सुनते हो, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये उस समय पहले हुआ करता था। इसे हटा दिया गया था इस क्रांति के बाद से, इस रेवोल्यूशन के बाद से। ठीक है, लेकिन इस रेवोल्यूशन में एक प्रॉब्लम आ जाती है। 10 साल बाद ही अस्तित्व में आते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। नाम सुना होगा। 1799 में नेपोलियन आते हैं, और ये नेपोलियन केम एंड स्टार्टेड सीजिंग पॉलिटिकल पावर, और फिर से अपनी पॉलिटिकल पावर को सीज करना शुरू करते हैं। लाइक फिर से स्टार्ट करते हैं क्या? मोनार्की फिर से स्टार्ट हो जाती है वहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट के आते ही। 1804 में नेपोलियन कोड आता है, एक सिविल कोड आता है विच इज़ नोन एज नेपोलियन कोड, 1804 में। ठीक है, अब नेपोलियन कोड में क्या था? तो नेपोलियन कोड हम इधर समझ लेते हैं। ये जो आपका सिविल कोड था, इसमें कुछ मेजर पॉइंट थी। लेकिन एक बार हम सोचते हैं यार नेपोलियन अच्छा आदमी था या बुरा आदमी था, तो ये इसको लेकर मतलब हमारे जो हिस्ट्री राइटर्स हैं वो आज तक थोड़े मतलब कन्फ्यूज्ड हैं, क्योंकि उसने कुछ काम अच्छे भी किए थे, कुछ काम बुरे भी किए थे। अब देखते हैं यार उसके अच्छे बुरे काम क्या होते हैं। तो सिविल कोड में उसने जो पहली चीज़ लाई थी वो था इक्वालिटी बिफोर द लॉ। मीन्स लॉ के सामने सब इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वालिटी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ होती है। सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। अभी जो प्रॉपर्टी के राइट्स हैं उसको उसने थोड़ा मजबूत कर दिया, सिक्योर कर दिया कि हाँ आपको आप राइट टू प्रॉपर्टी मिलेगा। ठीक है, ऐसा इंडिया में भी है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ इंडिया में भी है, राइट टू प्रॉपर्टी इंडिया में है, बट अभी क्या है, वो लीगल राइट है। इससे पहले वो क्या हुआ करता था, आपका फंडामेंटल राइट हुआ करता था। फंडामेंटल राइट से उसको हटा के लीगल राइट में डाल दिया गया था। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इम्प्रूव्ड। उसने क्या किया? ट्रांसपोर्टेशन को और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया, मीन्स विकास में योगदान दिया, तरक्की की उसने। लेकिन अब होता है क्या, उसके बुरे काम भी देख लेते हैं। टूक अवे पॉलिटिकल फ्रीडम। उसने पॉलिटिकल फ्रीडम जो लोगों को मिली हुई थी वो छीन ली है। मीन्स अब हर कोई वोट नहीं दे सकता, या फिर लाइक जो भी पॉलिटिक्स में लोगों के पास पावर बटी हुई थी वो उसने छीनने शुरू कर दिए। ठीक है, टैक्सेस इंक्रीज हो गया, टैक्सेस बढ़ गए उस समय। सेंसरशिप को उसने इम्पोज कर दिया। फोर्स पीपल टू ज्वाइन आर्मी। उसने लोगों को फोर्स करना शुरू कर दिया कि भाई तुम हमारे सिटीजन हो, तुम्हें आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी। उसने फोर्स कर दिया कि भैया आपको करना ही पड़ेगा। मीन्स उससे पहले क्या था? फ्रीडम था कि आप आर्मी ज्वाइन करो या ना करो, ये आपकी फ्रीडम है। लेकिन उसने फ्रीडम खत्म कर दी। मीन्स अब आपको आर्मी ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, और उसे देखते हैं 1815 में क्या हुआ था। 1815 में हुआ बैटल ऑफ वाटरलू। वाटरलू का बैटल होता है जो कि होता है नेपोलियन और प्राग के बिटवीन। ठीक है, उनके बीच में होता है। अब प्राग क्या है? तो प्राग का नाम लिया गया है प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन, इनसे लेकर प्राग बना था, और ये नेपोलियन के बीच में हुआ था। यहाँ पे क्या होता है, नेपोलियन हार जाता है प्राग से। ठीक है, और हारने के बाद फ्रांस में अगेन मोनार्की आती है, फिर से मोनार्की ही आती है। तो इस मोनार्की को रूल कौन करता है? रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन करते हैं। ठीक है,
उसमें होता है क्या, एक ट्रीटी ऑफ वियना होता है, ठीक है, जो कि एक पीस ट्रीटी होती है, शांति के लिए होती है। और उसके बाद क्या होता है, बॉर्बन जो डेंसिटी होती है वो फिर से वहाँ पे रूल करना शुरू कर देती है। तो इतना आप या तो नोट कर लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि इसके बाद आगे की बातें बताऊँ आपको, ठीक है। नोट डाउन। ये तो यहाँ देखते हैं उस समय। उसके बाद क्या होता है, यूरोपियन जो सोसाइटी होती है उसके बारे में जान लें। वहाँ पे 3 टाइप के लोग रहते हैं। पहले जो होते हैं वो होते हैं एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। इसमें कौन होते हैं, लैंडलॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। इनका जो पॉपुलेशन होता है वो बहुत कम होता है। ये बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, मीन्स चाहते हैं कि हर जगह हमारा ही कब्जा हो, ठीक है। और ऑल राइट्स, इनके पास सारे राइट्स होते हैं। मीन्स एरिस्टोक्रेसी जो होते हैं ये लैंडलॉर्ड्स होते हैं, इनकी पॉपुलरिटी कम होती है, मतलब इनकी जो पॉपुलेशन होती है वो कम होती है। ये बहुत डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं और इनके पास सारे राइट्स होते हैं। जो सेकेंड होते हैं पेजेंट्री, इनके साथ क्या है, ये लैंडलेस हैं, इनके पास ज़मीन वमीन नहीं होती है, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और इनके पास कोई राइट भी नहीं होता है। तो ये 2 पहले थे। 19th सेंचुरी में एक तीसरी क्लास आती है वहाँ पे, जिसको बोलते हैं द न्यू मिडिल क्लास, ठीक है। ये क्या है, ये एजुकेटेड हैं, लाइक डॉक्टर हो गए, टीचर हो गए, लोग क्या एजुकेटेड लोग होते थे। और इन्होंने ही लाया था आइडिया ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड नेशनलिटी, जो भी कह लीजिए, ये आइडिया इनका लाया हुआ था। और अंत में आप देखिएगा ये पेजेंट्री और द न्यू मिडिल क्लास है, ये मिलके ही फिर से डेमोक्रेसी और फिर से नेशनलिज्म लाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि नेशनलिज्म हुआ कैसे, बना कैसे था। तो फिर वही बात हुई, मैंने बता रहा हूँ अभी, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कैसे बना। तो इसमें क्या था, पहला तो योगदान जो था, पहला बहुत बड़ा मतलब योगदान दिया उसने मिडिल क्लास ने बनाया था, वही इसकी फीलिंग को लेके आया था। एंड 1815 में जब बैटल ऑफ वाटरलू होता है तो वहाँ से 2 चीज़ें निकल के आती हैं, 2 टाइप के लोग निकलते हैं, 2 आइडियाज़ निकलते हैं। एक होता है कंजर्वेटिज्म और एक होते हैं रेवोल्यूशनरीज, ठीक है। इन दोनों में भी अंतर है। अब कंजर्वेटिज्म क्या होते हैं, तो ये वही लोग होते हैं आपके एरिस्टोक्रेसी वाले, जो चाहते हैं कि मोनार्की हो जाए और हमारे पास ही सारे राइट्स हों, ठीक है। लेकिन जो रेवोल्यूशनरीज हैं इनके पास, इसमें होते हैं मिडिल क्लास के लोग होते हैं और पेजेंट्रीज होते हैं, जो कि चाहते हैं कि फिर से डेमोक्रेसी आ जाए, ठीक है। उस समय क्या होता है, कोई नेशन स्टेट नहीं होता। जैसे आप अभी जैसे यूरोप को देख रहे हो ना, तो उस समय का यूरोप ऐसा नहीं था। उस समय क्या था, एक ही कंट्री में अलग अलग कल्चर के अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहा करते थे। लेकिन चीज़ें बाद में धीरे धीरे अलग होनी शुरू हो गई। अलग कैसे हुई वो भी देख लेते हैं। 1861 में इटली बना, 1871 में जर्मनी बना, और जो आप जिसको जानते हैं वो यूके, यूनाइटेड किंगडम, द ग्रेट लैंड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। उसमें 3 चीज़ें मिली हुई हैं, एक है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। इन तीनों को मिला के यूके बना था। दैट्स क्लियर। अब आगे देखते हैं एज ऑफ रेवोल्यूशन, यानी 1830 से 1848 तक, ठीक है। इसमें क्या हुआ, चीज़ें कैसी थी उस समय देख लेते हैं। क्रॉप्स जो थे, फसल जो थी नहीं होती थी, बहुत एक तरह क्या है, भूखमरी की कंडीशन हो गई थी। लोग भूखे थे, हंगर ने परेशान किया था उस समय लोगों को। और उस समय क्या हुआ था कि जब वो नेपोलियन को हराया था कंट्रीज़ ने, तो उन्होंने बताया था ना बॉर्बन डेंसिटी आ जाती है। लेकिन जो बॉर्बन किंग्स हैं उन्हें हटा दिया जाता है लिबरल्स के द्वारा, दे आर ओवरथ्रोन, ठीक है। बेल्जियम गॉट सेपरेटेड फ्रॉम नीदरलैंड। अब नीदरलैंड से क्या होता है, बेल्जियम भी सेपरेट हो जाता है, मीन्स चीज़ें बढ़ती चली गई। रोमांटिज्म एंड नेशनलिज्म शुरू होता है, फिर से उसके आइडिया आने शुरू होते हैं। नेशनलिज्म क्या होता है, मैंने शुरू में बताया था, द लव फॉर आवर कंट्री, देश प्रेम। अब होता है ग्रीस ने भी अपना स्ट्रगल शुरू करता है, ठीक है, फ्रीडम के लिए। ग्रीस भी चाहता है भाई हम फ्री हो जाएं, अपना स्ट्रगल शुरू करता है। और 1832 में एक ट्रीटी होती है, उस ट्रीटी के बाद से एक पीस ट्रीटी होती है, एंड उसके बाद से ग्रीस को भी इंडिपेंडेंट कर दिया जाता है। इतना आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो नोट कर लो, एज यू विश। इसके बाद थोड़ी सी चीज़ें और हैं और ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब क्या पढ़ना है हमें, विजुअलाइजिंग द नेशन, मीन्स नेशन को विजुअलाइज करना, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। विजुअलाइजेशन मीन्स होता है क्या, इमेजिनेशन होता है आपका, आप नेशन को कैसे इमेजिन करते हो। जैसे हम इंडिया में करते हैं ना, भारत माता की जय, तो वहाँ भी सेम चीज़ यूरोप में भी हुआ था। दे वर पोर्ट्रेटेड एज फीमेल फिगर। नेशन को क्या एक फीमेल फिगर मान लिया गया था, ठीक है। जैसे इंडिया में फीमेल फिगर माना जाता है कि नहीं, इंडिया जो है भारत माता है, दैट्स अ मदर, ठीक है। सेम चीज़ यूरोप में भी हुआ था। अब अगला टॉपिक आपका आता है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। तो नेशनलिज्म मैं फिर से बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ।
अ फीलिंग फॉर कंट्री, लव फॉर कंट्री, ठीक है। इम्पीरियलिज्म क्या था कि एक्सटेंड द बाउंड्रीज। अब जो कंट्रीज़ जो थे अब वो सेपरेट होने शुरू हो गए थे, फ्रीडम उन्हें मिलना शुरू हो गया था, डेमोक्रेसी आनी शुरू हो गई थी, चीज़ें बदलनी शुरू हो गई थी। अब वहाँ क्या आया, इम्पीरियलिज्म शुरू हो गया। मीन्स यार हम थोड़ी सी अपनी बाउंड्री बढ़ाते हैं। तब उनमें क्या हुआ, अब एक कंट्री अपनी बाउंड्री बढ़ाने के लिए, अपने बाउंड्री एक्सटेंड करने के लिए दूसरी कंट्री के साथ वॉर शुरू हो गया। वर्ल्ड वॉर की शुरुआत भी यहीं से हुई थी, ठीक है। अब यहाँ मेन वजह क्या पड़ गई, यहाँ पे ना एक जगह है, रीज़न है बाल्कन्स, ठीक है। वहाँ वो रीज़न सबको टेंशन देने शुरू हो गया। रीज़न क्या था कि वहाँ पे कई सारे लैंग्वेज बोलने वाले, कई सारे कल्चर वाले लोग रहा करते थे। अब उसको किस में शामिल किया जाए, ये वजह बनी थी कई सारे मतलब वर्ल्ड वॉर की। वहाँ पे यहाँ से वर्ल्ड वॉर की चीज़ें शुरू हो गई थी। तो ये जो वजह थी ना, एक्सटेंड द बाउंड्रीज, वर्ल्ड वॉर के लिए पूरी तरह से ये जिम्मेदार थी। और यहाँ यूरोप से ही एक्सटेंड द बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट आया था, उस समय शुरू हुआ था। तो पहले चैप्टर में आपका सिर्फ इतना ही है। इसके बाद अगला चैप्टर की बात अगले वीडियो में करूँगा। तो ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, समझ में अगर ना आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा, और पसंद आ भी गया हो तो कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में कुछ नहीं जाता आपका। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने क्लासमेट्स को, ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू सो मच।